गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 7 के हिंदी तृतीय भाषा के सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में व्याकरण संबोध का पाठ 3 मात्रा, ये शब्द और वाक्य का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन के बारे में, अनुनासिक अनुस्वार के बारे में, विसर्ग के बारे में, आगत ध्वनि के बारे में ये हमने पढ़ा था। और र में ऊ की मात्रा कहाँ लगती है उसके बारे में भी पढ़ा था। तो ये आप जानते ही हैं कि स्वरों की मात्राएं होती है। तो हमने मात्राओं के बारे में भी जाना और उनसे बने शब्द भी पढ़े, और मात्राएं कहाँ कहाँ लगती है उसके स्थान के बारे में भी पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे शब्द। तो आप जानते हो कि शब्द जो है हिंदी भाषा में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। तो स्वर, व्यंजन और स्वरों की मात्राओं से शब्द बनते हैं। तो वर्णों को किसी भी क्रम में मिलाने से ही शब्द नहीं बनते। शब्द बनाने के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम में जुड़ना और उनका कोई अर्थ निकलना आवश्यक है। जैसे आपकी बुक में उदाहरण दिया है, सु, र और ज से बना शब्द सूरज। तो सूरज शब्द से हम उसका मतलब भी समझते हैं कि सूर्य। तो सूरज को हम जानते हैं, पहचानते हैं और इसका अर्थ हम जानते हैं, इसलिए ये सार्थक शब्द है। पर यदि यही 3 वर्णों को आगे पीछे रखकर कोई अन्य शब्द बनाए, जैसे कि सु ज र, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल है, और ज सु र, तो सु ज र से सूजर शब्द बनता है और ज सूर से जसूर। ये दोनों ही शब्द ऐसे बनते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं निकलते। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाएगा। अब सार्थक यानी जिसका कोई सही अर्थ निकले। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, टमर, तो टमर शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। जबकि मैं बोलूँ मटर, तो आप मटर से समझ सकते हो कि एक सब्जी का नाम है। तो वर्णों के ऐसे निश्चित क्रम में जुड़ना जिसका कोई अर्थ हो, यह शब्द कहलाता है। शब्द बिना मात्रा के हो सकते हैं और मात्राओं वाले भी होते हैं। आपकी बुक में ये उदाहरण जो है वो दिया हुआ है, जैसे बटन, कमल, नहर, नमक, शहद, नगर, ये बिना मात्रा वाले शब्द है। अजगर, दमकल, अदरक, कसरत, थर्मस, ये सभी बिना मात्रा वाले शब्द है। और मात्राओं वाले जैसे चिड़िया, लौकी, पेड़, समोसा, तोता, मोर, फिर पानी, ये सभी मात्रा युक्त शब्द है। तो मात्रा वाले। तो र का अन्य वर्णों से जुड़ना, यहाँ अर्थात र की मात्राएं जो है, र जो है विशिष्ट प्रकार का व्यंजन है जिसमें बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा पीछे लगती है व्यंजन के बीच में। यानी र ऐसा व्यंजन है जिसको बड़ी ऊ और छोटी की मात्रा पीछे लगती है, और र की 3 मात्राएं होती है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो र की 3 मात्रा कौन कौन सी है? पहली तो रेफ वाली मात्रा। रेफ वाली मात्रा आप देखो, आपकी बुक में है, वर्ण लिखा है तो अण के ऊपर रेफ है, यानी वर्ण के ऊपर सी आकार की जो मात्रा दिखती है उसे रेफ वाली मात्रा कहेंगे। तो र जब दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। अब बाद वाले वर्ण के ऊपर, जैसे हमने वर्ण शब्द पढ़ा, तो वह व्यंजन है और दूसरे व्यंजन के ऊपर रेफ वाली मात्रा है और उसका उच्चारण आधा होता है। तो यहाँ पर बाद वाले वर्ण के ऊपर रेफ वाली मात्रा लगती है, जैसे प, र, व, त। तो व के ऊपर, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, व के ऊपर रेफ वाली मात्रा लगती है। इसका अर्थ यह होता है कि व के आगे र का उच्चारण आधा होता है। तो यहाँ
र पहले बोला जाता है, बाद में व बोला जाता है, पर्वत। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए कहा गया है विशिष्ट रूप से कि यह अरहित, अर्थात अरहित यानी र के पीछे अ नहीं लगाएंगे, र हलंत वाला र यानी आधा र का उच्चारण होता है। रेफ वाली मात्रा में शब्दों के ऊपर जिस व्यंजन के ऊपर रेफ लगी हो उसके आगे र आधा लिखा जाएगा, यानी र अ स्वर रहित होगा, यानी बिना स्वर का र, आधा र लिखा जाता है। अब दूसरी बात देखें कि जो र है पदेन मात्रा, र की पदेन मात्रा, हमने रेफ वाली मात्रा के बारे में जाना, अभी र की जो है वो पदेन मात्रा के बारे में जाने। पदेन मात्रा यानी पैर में लगने वाली मात्रा, तो जिसको हम जानते हैं ऐसे शब्द है क्रम, चक्र, प्रकाश, प्रथम, जिसमें प के नीचे पदेन मात्रा लगी है। यहाँ पर जब दूसरा वर्ण र के साथ जुड़ता है और तब र अपने से पहले व्यंजन यानी पहले जो व्यंजन आता है उसके नीचे लगता है। जैसे आपको बुक में एग्जाम्पल दिया है, यहाँ प्रश्न का एग्जाम्पल दिया है, तो देखो प्रश्न कैसे लिखा है, तो प के नीचे ऐसे रेड कलर में लगी है पदेन मात्रा। अब उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो प को आधा लिखना है और र पूरा है, यानी र में हलंत नहीं लगा है और स में हलंत लगा है, क्योंकि स के पीछे डंडी नहीं है। पूरे प्रश्न में देखिए आप, प्रश्न में स आधा लिखा गया है, इसलिए उसे आधा ही लिखना है और ना पूरा। ये जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड के लेवल का वर्ण विच्छेद है बच्चों। इसका एक्चुअल वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा, प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस स हलंत प्लस न में हलंत लगेगा प्लस अ, तो इस प्रकार होगा। तो ट और ड में भी इसी प्रकार पदेन मात्रा, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ड्रम, ड्रामा, ऐसे शब्द जो है उसमें भी देखो दो डंडी, जैसे हंस पद चिन्ह होता है ना, हमारा जो हाइफन बोलते हैं आपको पता नहीं, वो वैसे वाला जो होता है वो चिन्ह लगा है। तो यहाँ ट्रक, तो ट आधा लिखा गया है और र और क पूरा, यानी जिस व्यंजन को पदेन मात्रा लगी हो उस व्यंजन को आधा लिखना है, बाकी सभी व्यंजन को पूरा लिखना है। तो यहाँ र बाद में बोला जाता है, जबकि पदेन मात्रा में रेफ वाली मात्रा में र पहले बोला जाता है और पदेन मात्रा में र बाद में बोला जाता है, इस प्रकार। तो यहाँ र पूरा और पहला व्यंजन आधा लिखना होता है, यानी जिस व्यंजन को पदेन मात्रा लगी हो, जैसे प्रश्न को में प्र को लगी है तो प आधा लिखा गया है, ट्रक में ट को लगी है तो ट आधा लिखा गया है, यानी हलंत वाला। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि पदेन मात्रा में र पूरा और पहला व्यंजन आधा लिखा जाता है। अब वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार वर्णों के निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के निश्चित क्रम में जुड़ने से वाक्य बनते हैं, यानी प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नदी बहती है, नदी है बहती, रहती है रहती बहती नदी, पर ये दोनों वाक्य जो है वो सही नहीं अर्थ निकल रहे हैं। जबकि तीसरा वाक्य है सही क्रम में रखा गया है, नदी बहती रहती है। तो ऊपर दिए गए तीनों शब्दों में से सिर्फ घ वाला ही सही है, क्योंकि उसका सार्थक, शब्दों का सार्थक मेल है, जिसका कोई अर्थ निकलता है और वह निश्चित क्रम में लिखता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ये पाठ जो पूरा होता है, अब पाठ से संबंधित जो अभ्यास है उसकी चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर यदि आपको राइट रॉन्ग दिया है, यानी सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। तो यदि व्यंजन पहले आए और स्वर बाद में आए तो स्वर व्यंजन के साथ अपने मूल रूप में जुड़ते हैं, ये गलत बात है। स्वर व्यंजन से पहले आए तो ही मूल रूप में जुड़ेंगे, यदि व्यंजन के बाद स्वर आए तो मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं, यानी पहला वाक्य गलत है। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं, सही है।
शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं, यह भी सही है। र में उ की मात्रा और र के ऊपर लगती है, ये गलत है, वो र के बीच में लगती है, पीछे। अह का चिन्ह यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं, वो सही है, वो वाक्य सही है, यानी पहला रॉन्ग है और चौथा रॉन्ग है, बाकी तीनों बीच के सही है, यानी सेकंड, थर्ड सही और फिफ्थ सही है। तो इस प्रकार ये पहली एक्सरसाइज पूर्ण होती है आपकी। अब बच्चों यहाँ पर चित्र देखकर जो मात्रा है वह लगानी होती है आपको, मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ जो है बच्चों, ककड़ी में बड़ी ई की मात्रा ड को लगेगी, कबूतर में बड़ी ऊ की मात्रा, और यहाँ पर बगीचा में, ये जो बगीचा है यहाँ बड़ी ई की मात्रा, और च को आ की मात्रा, ये आप सब समझते हो। अब यहाँ बच्चों ये चिड़िया में जो शब्द है चिड़िया, तो चिड़िया में आपको यहाँ आ के बाजू में मात्रा लगानी है और य के बाजू में आ की मात्रा, इस प्रकार आप लगा सकते हो चिड़िया। तो ये छूट गई है इस बुक में, तो आप इस तरह लिखिएगा, य के बाजू में आ की मात्रा लगा दीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ आपको ये करना है। फिर कछुआ, ओके, कछुआ। अब ये जो है कछुआ में छ के नीचे उ की मात्रा लगेगी। क्लियर? ओके, ये क्लियर हो गया आपका, तो ये मैं मिटा देती हूँ। अभी जो यहाँ पर दूसरे शब्द दिए हैं उसे पढ़ते हैं। यहाँ टोकरी, ट को ओ की मात्रा और क और र को बड़ी की मात्रा, हो गया। अभी यहाँ पर आपको हिरन, यानी जंबल किया हुआ है, आपको सही से करना है, उसको क्रम में रखना है। हिरन, सार्थक मेल बनाना है शब्दों का। गुड़िया, ए न क, तो ए के ऊपर ए की मात्रा आएगी, ओके। और यहाँ रुपया, बंदर, बकरी। अब इस तरह से वर्णों शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ पर वाक्य उलट सुलट दिए, शब्दों को उलट सुलट करके दिया है, आपको सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। तो मैं उठता सवेरे हूँ, तो इसका सही वाक्य होगा मैं सवेरे उठता हूँ। फिर यहाँ दूसरा वाक्य है रवि है दोस्त, रवि है दोस्त और अमन, तो रवि और अमन दोस्त है। इसी प्रकार आप लिखोगे, रवि और अमन दोस्त है। हमें चाहिए रोज खाना सेब एक, तो इसका सही वाक्य होगा हमें रोज एक सेब खाना चाहिए। अब दूसरा जो है लास्ट है, अच्छी मेरी बहुत है अध्यापिका, मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी है, इस प्रकार आप लिखोगे। ये सब आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर अनुस्वार की मात्रा लगानी है बच्चों। दूसरी एक्सरसाइज जो है ये 5वें नंबर पर, पतंग में त के ऊपर बिंदु और पंख में प के ऊपर बिंदु, और जो यहाँ ऊंट लिया है उसके ऊपर ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। अब यहाँ जो है ट्रम लिखना है, तो ट्रम बराबर ट्रम। फिर ड्रम लिखा है ड्रम। फिर पर्वत, ड्रम और पर्वत। फिर यहाँ जो है प्रश्न, अब यहाँ जो लिखा है गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार लिखना है बच्चों। यहाँ जो है ना ये आपको नहीं लिखना है, नीचे री लिखा है और यहाँ एक ग्री लिखा है, ये ग्री, ये आपको नहीं लिखना है। आपको बल्कि क्या लिखना होगा, यहाँ ऐसे ग को बीच में से और ये ह होगा ग्रह, इस प्रकार आप लिखिएगा। तो ये गलत है, ये आप सुधार लीजिएगा। मैंने लिखा है ग्रह, तो यहाँ गृह नहीं, यहाँ समझने में गलती हो गई है जिस ये लिखा है। तो यहाँ सही जो है शब्द ग्रह बनेगा, ग र ह, ग्रह, इस प्रकार। तो यहाँ जो है
ये मैं बता दे रही हूँ, आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, इस प्रकार लगेगा। क्लियर? तो अभी हम ये क्लियर करते हैं इसे, तो ये सुधार लेना आप लोग। ओके। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज देखें। जो ये यहाँ पर जो वस्तु के चित्र दिए गए हैं और उनकी ध्वनियों के बारे में बताया गया है। जैसे बादल गड़गड़ बोलते हैं, घंटी जो है टन टन बोलती है, नदी कलकल बहती है, घड़ी टिक टिक करती है, ढोल ढम ढम बजता है, झरना झरझर बहता है और बिजली तड़ तड़ गिरती है, पायल छन छन बोलती है और नल से पानी टप टप बहता है। तो नीचे जो एक्सरसाइज दी है कि 5 अन्य निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखें और उससे निकलने वाली ध्वनियाँ। तो यहाँ डमरू, डमरू डम डम करता है, दरवाज़ा कड़कड़ कभी आवाज़ आती है, बहुत घिस जाता है। तो फ़ोन की घंटी ट्रिन ट्रिन बजती है, हॉर्न जो होता है पिप पिप बजता है और मशीन है खट खट करती है। तो यहाँ पर ये निर्जीव वस्तुओं के मैंने आपको लिख कर दिए हैं, आप इसके लिख सकते हो और फ़ोटो भी खींच सकते हो, और ख़ुद भी अन्य शब्द जानते हो तो आप अपने से लिख सकते हो। तो यहाँ आपका ये पाठ पूरा होता है संपूर्णतः। यदि इसको लेकर के कोई समस्या आपको हो तो हमें बताइएगा। धन्यवाद।